MDCAT lecture number 5, which is about the UHS topic 6 and 7. I'm talking about the carboxylic acid and amino acids. So let's move towards the lecture. Well, dear students, सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमने पढ़ना क्या है. एज यूजुअल आप अपने सामने एक स्लाइड देख सकते हैं और देखते हैं कि आज के इस टॉपिक में यूएचएस टॉपिक 6 में जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हवाले से डिटेल है वो क्या है. आप देख सकते हैं स्लाइड के ऊपर आपके सामने मौजूद है. वो बात करता है कार्बोक्सिलिक एसिड की, कहता है प्रिपरेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड बाय एथेनोइक एसिड, बाय एल्डिहाइड, बाय कीटोन्स, बाय अल्काइल नाइट्राइल्स. ये हमें पता होनी चाहिए. और इससे रिलेटेड तमाम डाटा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं क्या, उनका जर्नल फार्मूला क्या है, उनके नोमेनक्लेचर को भी अपने ज़हन में रखिएगा. उसके बाद बात करता है रिएक्शंस ऑफ द एथेनोइक एसिड. इन जनरल बात करेंगे, हम एसिटिक एसिड पे एम्फसाइज करेंगे, बट इसके साथ हम तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के तमाम एस्पेक्ट्स को देखेंगे. सॉल्ट फॉर्मेशन पे एम्फसाइज करेंगे, स्टेरिफिकेशन पे करेंगे, एमाइड फॉर्मेशन पे और एसिड हैलाइड्स यानी स्पेसिफिकली क्लोराइड्स की बात करेंगे. फिर डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स रिलेटिव टू द क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट्स. और इसमें तमाम रिलेटेड बातें मैं आप लोगों के लिए शेयर करूंगा क्योंकि MDCAT में सब कुछ कनेक्टेड जो होता है पूछा जाता है. सो लेक्चर पे फोकस कीजिएगा और एंड में हम फिनोल्स, एल्कोहल्स, वाटर और कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे. सो सबसे पहले हम बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड पे और देखते हैं कि स्टार्ट करने में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कैसे लेके चल रहे हैं. सी ऑन द व्हाइट बोर्ड आपके सामने मैंने लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कम से कम एक COOH ग्रुप पाया जाता है, दे आर कॉल्ड एज द कार्बोक्सिलिक एसिड्स. इनका जो जनरल फार्मूला है CnH2nO2 होता है. ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की मैंने बात की है, वो तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पाया जाता है. हम जब भी किसी ग्रुप को, किसी भी फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ते हैं तो हमें उससे रिलेटेड तमाम चीजों का पता होना चाहिए, बिकॉज दिस इज MDCAT. दैट्स व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग एंड आई एम डिस्कसिंग एवरीथिंग व्हिच इज रिलेटेड. यू कैन सी ऑन द व्हाइट बोर्ड मैंने बात की कार्बोक्सिलिक एसिड्स की क्लासिफिकेशन की. पहले मैंने ब्लू लाइंस में दो तरह की क्लासिफिकेशन लिखी है. एक मैंने एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स लिखे हैं, दूसरा मैंने एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स लिखे हैं. यू नो व्हाट डू यू मीन बाय एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड? हर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एक या दो या तीन या जितने भी ग्रुप पाए जाते हैं, लेकिन वो ओपन चेन हो, लाइक मैथेनोइक एसिड, लाइक एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ओपन चेन हो. उसमें ब्रांचेस हो सकती हैं बट रिंग मौजूद ना हो. और दूसरे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन कि वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स में एक बेंजीन रिंग पाया जाए, दे आर कॉल्ड एज द एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स. और ये देखिए मैंने बेंजीन रिंग को हाईलाइट किया है. फिर उसके बाद मैंने सेकंड कैटेगरी की क्लासिफिकेशन की है कार्बोक्सिलिक एसिड की, विच इज बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट इन अ सिंगल मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल है या लार्जर मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ एक COOH ग्रुप पाया जाता है, दे आर कॉल्ड एज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड. और जिनमें दो पाए जाते हैं, दे आर द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. हमारे सिलेबस में, हमारे FSC के सिलेबस में और हमारी जितनी डिस्कशंस हैं उसमें यूजुअली हम दो मैक्सिमम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की बुक में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के भी कॉमन नेम और आईपैक नेम भी लिखे हुए हैं, उनके फार्मूलाए भी लिखे हुए हैं. इसी तरह डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के भी लिखे हुए हैं. आपने उनको लाजमी याद करना है. UHS के जो सिलेबस के मुताबिक हाईलाइट किए गए वर्ड्स, उनमें ये तमाम लिंक्ड हैं. ये MDCAT के क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, सो आपने उनको याद करना है. तो ये क्लासिफिकेशन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कर ली. अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की. जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, हमारे पास MDCAT के सिलेबस में उसने जिन पॉइंट्स को फोकस किया मैं उनकी बात कर रहा हूं. माय डियर स्टूडेंट्स, यू सिंपली नो कि हम जब स्टार्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं अल्केन्स की, वो अल्कोहल्स बनती हैं. पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या KMnO4 प्लस H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या कॉपर एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इन तीनों में से किसी एक रिएजेंट की प्रेजेंस में आप उसकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन स्टार्ट करते हैं अल्केन्स की. अल्केन से अल्कोहल्स बनती हैं, अल्कोहल से एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बनते हैं. अगर तो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं तो एल्डिहाइड्स बनेंगे, अगर वो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं तो कीटोन्स बनेंगी. और एल्डिहाइड और कीटोन्स फर्दर प्रोसीड करते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड में एंडिंग हो जाती है. हमारे पास प्रोडक्ट्स बन जाती हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स बन जाते हैं. पॉइंट टू बी नोटेड, हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. वो कार्बोक्सिलिक एसिड वही होगा जिसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम उतने ही हैं जितने एल्डिहाइड में होंगे. बट इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कीटोन्स तो फिर मेरे पास एक चेन कट के अलहदा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगी और एक स्मॉलर चेन कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच रह के अलहदा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगी. पोपॉफ्स रूल, इसको मैंने रिवाइज किया, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड आपके सामने मौजूद है. कोई भी एल्डिहाइड आप यूज कर लें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह कीटोन यूज कर लें तो ये देखिए जो मैंने वर्ड बोला है पोपॉफ्स रूल, जिसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं लेक्चर्स में, आपको पता है, उसमें अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास बॉन्ड क्लीवेज होती है और हमारे पास दो तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन सकते हैं। पोपॉफ्स रूल एक दफा फिर रिवाइज कर दूं, अगर हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल कीटोन है, मिक्स्ड कीटोन है, तो जो लंबी चेन है वो कट के अलहदा हो जाएगी और स्मॉलर चेन कार्बोनाइल कार्बन के साथ रहेगी और वो दोनों अपना अपना कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगी। ठीक है, तो ये रिवीजन हो गई। अल्कोहल्स से ही एल्डिहाइड बनते हैं और कीटोन्स बनते हैं। सो अगर कोई आपको अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का कह दे, जैसे एथेनॉल, तो आप एक स्टेप इंक्रीज कर लेंगे अल्कोहल से एल्डिहाइड एंड देन यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस द कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर आपको डायरेक्ट कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स में कह दे तो फिर एक ही स्टेप में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाते हैं। ये तमाम डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़हन में रखिएगा। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है मैं एंड में आपके सामने प्रैक्टिस करूंगा, आपको पता होना चाहिए। वेल नेक्स्ट अल्काइल सायानाइड्स या अल्केन नाइट्राइल्स की बात करते हैं। आपके सामने मैंने लिखा है अल्काइल, अगर अल्काइल चेन बोलूंगा तो अल्काइल एंड दिस इज सायानाइड। इसको अल्केन नाइट्राइल तब बोलूंगा जब सिर्फ नाइट्रोजन को एज अ फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करूंगा और मेरे पास ये चेन साथ चलेगी। हम जानते हैं कि जब एसिड या बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो साइनो ग्रुप जो है वो अपने रेलेवेंट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हुए बेस का यूज करेंगे तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा, और अगर आप एसिड यूज करेंगे जैसे मैंने शो ऑफ किया है तो आप लोगों के पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इट्स वेरी सिंपल एंड द क्लियर स्टेटमेंट, इसको हम 12 प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बिकॉज दिस इज एमडीकैट, ये आपके सामने लिखा गया है, एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द अल्काइल साइनाइड्स, वो जो एसिड बनता है दैट कंटेन वन कार्बन एटम ग्रेटर देन द चेन। सिंपल है, क्लियर है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, बताएंगे। और आप देख सकते हैं कि ये जो साइनो ग्रुप है दैट वाजंट द पार्ट ऑफ द चेन बट आफ्टर द हाइड्रोलिसिस जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है, अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है, जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो हम चेन में लेके चलते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को आईपैक नेमिंग में नंबर 1 पोजीशन पे रखते हैं। दैट्स व्हाई वी नो कि एल्डिहाइड हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, नंबरिंग विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, क्योंकि वो टर्मिनल पे मौजूद होता है, क्योंकि उसका जो कार्बन है वो चेन में शामिल किया जाता है। क्लियर है, पता होना चाहिए। तो ये आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दिया, साथ में सॉल्ट बन जाएगा। और फर्दर मोर इस बात को जस्टिफाई करने के लिए मैंने मीथाइल सायानाइड, जिसे इथेन नाइट्राइल भी बोलते हैं, उसका हाइड्रोलिसिस किया है और मेरे पास एसिटिक एसिड बना है। सो दैट वाज अबाउट द प्रिपरेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, देखते हैं वहां पे क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज उसने एमडीकैट के सिलेबस में डिस्कस की हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी हैं, आइसोलेट की हैं, इनकी बेसिस पे अलहदा एमडीकैट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो मैं रिवाइज कर रहा हूं, वॉच ऑन द बोर्ड। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी लिखा है C1 to C3 इज द पंजेंट स्मेल। हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो पहले 3 होते हैं, मेथेनोइक एसिड जिसे हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, एथेनोइक एसिड जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, प्रोपेनोइक एसिड जिसे प्रोपियोनिक एसिड भी कहते हैं, दे हैव पंजेंट स्मेल। और जो नेक्स्ट 3 होते हैं, यू कैन सी C4 to C6, दे हैव द अनप्लेजेंट स्मेल। ये एमडीकैट में पूछ सकते हैं, हमें पता होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी आप देखें, अल्काइल चेन लेंथ। अच्छा, ये मैंने आप लोगों के लिए एज गिफ्ट ऑफ द एमडीकैट स्टूडेंट्स प्रेजेंट किया है ताकि आप इस रिलेशन को अंडरस्टैंड करके तमाम सवालों का जवाब दे दें। मेरे वर्ड सुने, जैसे जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्काइल चेन बढ़ती जाती है वैसे वैसे नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती जाती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वीक होने की वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाती है। क्लियर है, हमारे पास इन तमाम बातों को जो एमडीकैट में पूछा जा सकता है मैंने आपके सामने लिख दिया है। हमारे पास जितनी लंबी अल्काइल चेन होगी, अल्काइल चेन की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, उतनी वीक इनवर्स रिलेशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगी और उतना वीक उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो सॉल्युबिलिटी है पानी में, दैट डिपेंड्स अपॉन द हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहां पे एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आएगा कि भाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड तो वीक हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पेसिफिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हमारे पास इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले इनके साइज, इनके मास पे डिपेंड करेगा। जितना भारी मॉलिक्यूल होगा उसका ऑफ कोर्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और इसी प्रॉपर्टी को आपने ध्यान में रखते हुए हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कंफ्यूज नहीं करना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। क्लियर है? सो अभी आप नेक्स्ट देखें, हैव हाई बॉइलिंग। जनरली हम जानते हैं
हमें पता है, ये मेरे वर्ड सुनिएगा, हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ज्यादा पोलर पार्ट्स होने की वजह से स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपैरेटिव टू द कोरस्पोंडेंट एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है लेकिन उसका हाइड्रोजन बॉन्ड एसिड से वीकर होता है, इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है। ऐसा इसलिए होता है कि ऑफ कोर्स कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, इसलिए अगर मेरे पास 3 कार्बन की एल्कोहल है और 3 कार्बन का एसिड है तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? पहले आपने इक्वल नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स देखने हैं बच्चों, ये ध्यान में रखना है आपने। अगर वो C10 की एल्कोहल दे दे तो ऑफ कोर्स उसका साइज बड़ा है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, उसमें होमोलोगो सीरीज बड़ी है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मैं जो कह रहा हूं ना कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एल्कोहल से, उसमें पॉइंट ये है कि अगर दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होंगे। क्लियर है? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट द ब्यूटीफुल पॉइंट रिटन फॉर यू पीपल। ये तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज स्पेसिफिकली एमडी कैट के पैटर्न में एलाबोरेट कर रहा हूं जो कि एमडी कैट के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट मेरे पास ये पॉइंट सुनिएगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद इवन नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स लाइक 2, 4, 6, 8 इवन, इनके नंबर इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है। इरेगुलर है ना, इस इरेगुलरिटी में पॉइंट बता रहा है कि जो वो तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें ऑड नंबर्स ऑफ द कार्बन एटम होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इवन की निस्बत। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि हमारे पास जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा ना ऑफ कोर्स, जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि लेट्स सपोज अगर एक CH2 ग्रुप के ऐड होने से लेट्स सपोज 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो हम देखते हैं कि एक दफा एक CH2 ऐड हुआ तो 30 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है और जब दूसरी दफा CH2 इंक्रीज हुआ तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। ये इरेगुलरिटी क्यों है? द रूल, ये FSC में एलैबोरेटेड नहीं है, ए लेवल्स में नाम है इसका द सॉटूथ रूल। जब आप इवन नंबर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड को चेन अप करते हैं तो वो सॉटूथ लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिनकी पैकिंग स्ट्रांग होती है, इवन में अच्छी पैकिंग हो जाती है, उसमें COOH एंड मिथाइल ग्रुप दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, पैकिंग अच्छी हो जाती है और उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। हाँ, और नंबर में जब करेंगे तो हमारे पास COOH एंड मिथाइल ग्रुप दोनों इनिशिएटिव और एंडिंग पॉइंट एक ही साइड पे आते हैं, पैकिंग डिस्टर्ब हो जाती है जिस वजह से ऑफ कोर्स इंटरमोलेकुलर फोर्सेस अफेक्ट होती हैं, हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो ये भी बड़ा अहम पॉइंट है जो कि आपने याद रखना है, एलैबोरेट किया गया। फिर ये सबसे खूबसूरत पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज का जिसे मैंने हाईलाइट किया रेड मार्कर में कि हमारे पास साइक्लिक डाइमर्स बनते हैं। सिर्फ ये बात जान लेना कि कार्बोक्सिलिक एसिड साइक्लिक डाइमर्स बनाते हैं काफी नहीं है, ये एमडी कैट है। किस में डाइमर बनाते हैं? फॉर एग्जांपल फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर मैं एसिटिक एसिड को पानी में डिसॉल्व करता हूं, पानी पोलर, कार्बोक्सिलिक एसिड पोलर, पोलर कार्बोक्सिलिक एसिड अगर किसी भी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो डाइमर नहीं बनता, क्योंकि फिर पानी का मॉलिक्यूल यानी सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल और एसिड का मॉलिक्यूल आपस में डेवलप कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनना है, वो आपस में डेवलप कर लेंगे। बट if you are using the non-polar solvent like benzene, like carbon tetrachloride, and then you are going to add the carboxylic acid into that non-polar solvent, what you are getting the double molar mass of the compound। आप हैरान हो जाएंगे, ये एमडी कैट का क्वेश्चन है कि मेरे पास एसिटिक एसिड जिसका मास 60 है वो किसमें 120 मास शो करेगा? जिसमें वो डाइमर बनाएगा, जिसमें डाइमर बनाएगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा लाइक बेंजीन, लाइक CCl4। तो मेरे पास ये देखिए साइक्लिक डाइमर्स बन रहे हैं। ये मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल शो किए, एक ब्लू में एक ब्लैक में। अब मैंने जब इनको नॉन पोलर सॉल्वेंट में फेंका, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड तो करना है इन्होंने, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे और यूं आपके पास एक 8 मेंबर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्ड रिंग बनेगा साइक्लिक डाइमर का। ये भी एमडी कैट का क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए 6 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड, नो 8 मेंबर्ड। क्लियर है? अब अगला बात, उससे रिलेटेड एमसीक्यू सुनते जाएं, एमडी कैट के एमसीक्यू सुनते जाएं आप लोग जो बहुत अहम है, इससे रिलेटेड पूछता है बताओ साइक्लिक डाइमर नॉन पोलर में बन गया, हमारे पास 8 मेंबर्ड रिंग है, उसमें 8 एटम्स पाए जाते हैं, बताओ इसमें फिजिकल बॉन्ड्स कितने हैं? आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ फिजिकल बॉन्ड, आप कहेंगे भाई 2 फिजिकल बॉन्ड्स हैं जिनको मैंने रेड डॉट से शो किया है। क्लियर? 2 फिजिकल बॉन्ड। पूछ ले केमिकल बॉन्ड्स कितने हैं? यू विल आंसर दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 देयर आर 8 केमिकल बॉन्ड्स जो कि कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। ऑफ कोर्स यू आर गेटिंग द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू। क्लियर हो गया? तो ये बातें आपने याद रखनी है, ये बड़ा सिंपल सी स्टेटमेंट थी लेकिन इससे रिलेटेड 5 एमसीक्यूज हैं एमडी कैट के जो मैंने आप लोगों से शेयर किए। वेल दैट वाज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब हम अगली बात करते हैं
रिएक्शंस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, आपको पता है, आपके सामने है। हम जनरली एथेनोइक एसिड की बात कर रहे हैं ना, तो हम एलिफेटिक एसिड की बात कर लेते हैं। मेरी बात सुने, ये एमडी कैट है, मैंने इसमें ये जो अल्काइल चेन शो की है, यहाँ पे कोई भी अल्काइल चेन आ सकती है और किसी भी अल्काइल चेन के आने से वो रेलेवेंट कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपसे जो मर्जी क्वेश्चन पूछे, यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दैट। हमारे पास रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो ये 3 तरह के रिएक्शंस शो करते हैं, जिनमें से हमारे सिलेबस में 2 पे फोकस किया गया। सो आई एम आंसरिंग दैट। वो कहता है, बताएं रिएक्शन इन्वॉल्विंग व्हेन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स। अब हमारे पास जब कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है, O नेगेटिव अपने पास रख लेता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है जो कि रेजोनेंस हाइब्रिड है, 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का। ये स्टेबल होता है, ये अपने रिलीज H को रिसीव नहीं करता। इट बिकम एन एसिड बिकॉज इट इज गोइंग टू डोनेट द H पॉजिटिव आयन। अब पहली कैटेगरी क्या होगी? एसिड बेस्ड रिएक्शन शो करेगा। यू कैन गेट द आइडिया अबाउट एसिड बेस्ड रिएक्शंस आपके सामने है। ये कोई से भी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। अच्छा, अब आप देख रहे हैं, मैं कोई भी बेसिस लिख सकता था। पॉइंट नोट कीजिएगा, पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फिनोल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसको एलैबोरेट करने के लिए मैंने बताया फिनोल इज नॉट एसिड, फिनोल इज एसिडिक इन नेचर। क्लियर है ना? कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द एसिड्स। अब हमारे पास जो एसिड है वो वीक बेस से भी रिएक्शन कर जाता है, लेकिन फिनोल स्ट्रॉन्ग बेस से ही रिएक्शन करेगा। अगर मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो मुझे दिया जाता है, एक लिक्विड है, कहा जाता है बताओ ये फिनोल है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैं कहूंगा कोई वीक बेस लाओ, सोडियम कार्बोनेट। अगर तो रिएक्शन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व कर गई, एफ्रिवेसेंस होगी, तो मैं कहूंगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड हैज द कैपेबिलिटी टू रिएक्ट विद द बोथ स्ट्रॉन्ग बेस एंड द वीक बेस आल्सो। सो ये दोनों बातें आपने अपने जहन में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। बहरहाल एसिड बेस्ड रिएक्शन होगा, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, और अगर उस हमारे पास बेस में कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इवॉल्व होगी। तो ये पहली कैटेगरी का रिएक्शन मैंने एक्सप्लेन किया है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और दूसरा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, वो नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये वो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ही टूट रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है। आप लोगों के पास, आप किसी भी एक्टिव मेटल के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो यू आर गेटिंग द आइडिया, मेटल रिप्लेस कर देती है, सॉल्ट बन जाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। एमडी कैट का क्वेश्चन है, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद द एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा, एक्टिव मेटल्स के साथ तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है? वो देखें, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। सो दैट वाज जस्ट वन कैटेगरी ऑफ द रिएक्शंस इन व्हिच ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज गोइंग टू बी ब्रेक बिटवीन द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, अब बात करते हैं उन रिएक्शंस की जिसमें हमारे पास रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है। अब मेरी बात सुन लें, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, OH नेगेटिव चला जाता है, OH नेगेटिव चला जाता है, इसके साथ कोई दूसरा नेगेटिव आके लग जाता है, तो एक नेगेटिव किसी दूसरे नेगेटिव को रिप्लेस करता है। सो दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म, उसकी कुछ मिसालें आपकी बुक में मौजूद है, वो मैंने एक्सप्लेन की हैं। आप देख सकते हैं एसिड हैलाइड्स में मैंने बात की, जनरली स्पीकिंग क्लोराइड पे फोकस किया, सो दैट्स व्हाई आई एम आंसरिंग द क्लोराइड्स। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, एथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। एक बात याद रखिएगा, रिएक्टिविटी में भी बात सुनते जाएं, जैसे जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्काइल चेन बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ती जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाती है, एसिड वीक होता जाता है अल्काइल चेन के बढ़ने की वजह से, और रिएक्टिविटी भी कम होती जाती है। सो एसिडिक स्ट्रेंथ and reactivity are inversely proportional to the chain length of the carboxylic acid. Very important conceptual line explaining all the data which will make you people to able enough to answer the MCAT questions. Clear है? इसको ज़हन में रखिएगा। हमारे पास थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन हो रहा है, अब हम पहले भी पढ़ के आए हुए हैं। पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ना, ये MCAT है, इसमें हमें पता होना चाहिए। आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब अल्कोहल का रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड से करवाते हैं तो हम पायरिडीन यूज करते हैं ना एज अ रिएजेंट, एज अ मटेरियल, एज अ इनर्ट, एज अ एनवायरनमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं किया? बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसके लिए पायरिडीन की जरूरत नहीं है। आपकी बुक में लैबोरेटेड है, आपको पता होना चाहिए। सिंपल रिएक्शन है, हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड बन जाएगा, ये C डबल बॉन्ड हो और साथ में Cl लग जाएगा, OH की जगह पे Cl नेगेटिव आ जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और एसिड हैलाइड्स बनते हैं ना, एसिड क्लोराइड्स बन गए। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट, हम जो भी रिएक्शन जो भी हम यूज कर लें,
आपके पास एसिड क्लोराइड के ऊपर फोकस करते हो तो हमारे पास एसिड क्लोराइड बनेगा। ये वो मेथड है जिसके जरिए हम प्योर फॉर्म में एसिड क्लोराइड यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, एसिड क्लोराइड बना सकते हैं। पता क्यों? क्योंकि ये भी गैस है, उड़ जाएगी, सिस्टम को छोड़ देगी, HCl भी गैस है, सिस्टम को छोड़ देगी। मेरे पास ओनली रिमेनिंग प्रोडक्ट इन द लिक्विड फॉर्म विल बी दिस वन, तो प्योरेस्ट होगी। सो दैट्स व्हाई आई एम आंसरिंग दिस क्वेश्चन आल्सो, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स एमडी कैट में हर एंगल से वो डिफरेंट क्वेश्चंस को पूछता है, और पूछता है जिसकी बेसिस के ऊपर मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, आपको याद होना चाहिए। फिर एसिटिक एसिड PCl5 से रिएक्शन करता है, हमारे पास फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड HCl बनता है, साथ में एसिड हैलाइड एसिड क्लोराइड बन जाता है। अच्छा एक और बात सुने, दिस इज एसिड क्लोराइड बिकॉज आई एम फोकसिंग ऑन द क्लोरीन। सो अगर यहाँ पे आप वर्ड क्लोराइड यूज कर लें तो ये ज्यादा सूटेबल है। ऑफ कोर्स क्लोराइड है तो क्लोराइड ही बनेगा। ओके, हेलाइड्स की डिस्क्रिप्शन में मैं चल रहा था, हमारा एमडी कैट का जो सिलेबस में क्लोराइड को फोकस किया जा रहा था, हम उसी की बात करेंगे। नो, एसिड एनहाइड्राइड्स जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल मैंने शो किए हैं। आप इसमें कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालते हैं, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक P2O5, तो क्या करता है? अब देखिएगा, रिएक्शन कैटेगरी तो हम वो पढ़े जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन का, हाँ ना। तो एक में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है, लेकिन एनहाइड्राइड फॉर्मेशन में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मॉलिक्यूल्स में से एक में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, एक में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, और ये वाटर एलिमिनेट होके ये जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एनहाइड्राइड। अगर इसमें वाटर ऐड करेंगे तो दोबारा आप वही कार्बोक्सिलिक एसिड से 2 मॉलिक्यूल हासिल कर लेंगे। वेरी सिंपल केमिस्ट्री, आपको पता होना चाहिए। रिएक्शन मैकेनिज्म में कोई स्ट्रक्चर दे दे, आप आंसर कर सकेंगे, ठीक है। एस्टेरिफिकेशन नंबर 3, एस्टर्स, एसेंसेस, फ्रूट जूसेस में हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, अब जानते हैं हमारे पास जो एडिबल प्रोडक्ट्स बनती हैं उनमें फ्लेवर्स होते हैं, एसेंसेस होते हैं। फ्रूट्स के जूसेस नहीं होते बट उनकी एसेंसेस होती हैं। वो कौन सी होती हैं? एस्टर्स की होती हैं। क्योंकि हमारे पास, आपके पास एक टेबल बना हुआ है बुक में, आपने लाजमी याद करना है, आपको पता होना चाहिए। उसमें से वो उनका पूछेगा एमाइल एसीटेट एक एस्टर है, ये किसका फ्लेवर है? आपको याद होगा कि बनाना का है तो आप कहेंगे बनाना का। ऑक्टाइल एसीटेट किसका है? आप कहेंगे ऑरेंज का। बेंजाइल एसीटेट किसका? आप कहेंगे जैस्मिन का, एटसेट्रा। तो ये जो टेबल बना हुआ है ना एस्टर्स का, ये भी याद करना है, लेकिन उससे पहले उसकी मेकिंग हम पढ़ते हैं। सिंपल है, ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, ये भी आपसे पूछा जाएगा कि मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करता हूं। मैंने यहां पे सिंपल H पॉजिटिव लिखा जस्ट टू रिप्रेजेंट के दैट इट इज एन एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। और इसके मैकेनिज्म के डिस्क्रिप्शन में इसलिए नहीं दे रहा कि एमडी कैट के अंदर हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इन चीजों को नहीं पूछा जा रहा, लेकिन आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि उसमें H पॉजिटिव आयन अटैक करता है, प्रोटोनेशन से गेम स्टार्ट होती है। हमारे पास जो भी रिएक्शन है, पॉइंट इज, आप देखें एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक अल्कोहल है, रिएक्शन करते हैं। द ब्यूटीफुल थिंग, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? यहां पे एक H और OH मिलकर वाटर बना रहे हैं ना, स्टेरिफिकेशन हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है, कंडेंसेशन रिएक्शन मैकेनिज्म हो रहा है। लेकिन हाइड्रोक्सिल OH नेगेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से आ रहा है। यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है, अल्कोहल ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रही है। ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एज एन एसिड बिहेव नहीं करता, बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH नेगेटिव ये अल्कोक्साइड OR नेगेटिव से रिप्लेस होता है। सो दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। एस्टेरिफिकेशन में इस पॉइंट को याद रखना है। एमडी कैट में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि इन द फिनोमेनन ऑफ एस्टेरिफिकेशन फ्रॉम विच साइड H पॉजिटिव आयन इज कमिंग, फ्रॉम विच, तो आप आंसर करेंगे फ्रॉम अल्कोहल। या पूछ लेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड किसका ब्रेक करता है, तो आप कहेंगे अल्कोहल का। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड किसका ब्रेक करता है, आप कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। और आपको मैकेनिज्म भी पूछेगा, आप कहेंगे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म है। क्लियर है? सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एलाबोरेट किया गया। अब एमाइड फॉर्मेशन की बात करते हैं, एसिड एमाइड्स। इसमें एक बहुत खूबसूरत एमसीक्यू है और आपको इक्वेशन से अंदाजा हो गया होगा कि इसमें हम क्या बात करने जा रहे हैं। लिसन, मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया से रिएक्शन करता है, एसिड बेस्ड रिएक्शन होता है, अमोनियम एसीटेट बन रहा है, जैसे मैंने अभी एसिटिक एसिड से रिप्रेजेंट किया ना, अमोनियम एसीटेट बन रहा है, स्टेबल प्रोडक्ट है, ये स्टेबल है। अगर मैंने एमाइड बनाना है तो मैं स्टेबल अमोनियम एसीटेट को हीट अप करूंगा, फिर इसमें से डिहाइड्रेशन होगी, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और फिर मेरे पास एसिड एमाइड बनेगा। द पॉपुलर एमसीक्यू ऑफ द एमडी कैट, एसिड एमाइड, जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं एसिटिक एमाइड जो है, that cannot be formed directly, it is a two-step process। पहले हमारे पास अमोनियम एसीटेट बन रहा है, उसको हीट अप करके हम अपना एमाइड गेन कर रहे हैं,
तो ये पॉइंट बड़ा सिंपल सा आपको पता होना चाहिए। बाकी में आपने मैकेनिज्म तो मैंने लिखा ही नहीं, बाकी में तो मैंने रिएक्शंस लिखे हैं, सिंगल लाइन में तमाम रिएक्शंस बन रहे हैं, हेलाइड बन रहे हैं, एस्टर्स बन रहे हैं, एनहाइड्राइड्स बन रहे हैं, लेकिन एमाइड फॉर्मेशन में 2 स्टेप हैं। ये आपसे एमसीक्यू में पूछेगा, आपको पता होना चाहिए। इसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। दैट वाज द ब्यूटीफुल केमिस्ट्री अबाउट ऑल दीज प्रोडक्ट्स व्हिच वी आर गेटिंग बाय द रिएक्शन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट बोर्ड और देखते हैं वहां पे हमारे पास क्या है। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, इस बोर्ड पे आपके सामने अभी मैंने जो आपको एमाइड्स पढ़ाए, एनहाइड्रेट्स पढ़ाए, हेलाइड्स बताए हैं, ठीक है। इन तमाम प्रोडक्ट्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ सकता है। एमडी कैट में क्वेश्चन आया है, आप देख सकते हैं कि आप लोगों के पास में यूएचएस का सिलेबस है, इनमें से बहुत सी बातें जो मैंने बताई हैं वो सिलेबस में हाईलाइट नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड डाटा शेयर किया गया है। सो इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस में वो तमाम चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, दे आर वर्थ इंपॉर्टेंट, नथिंग इज एक्स्ट्रा, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। तमाम चीजों को याद रखिएगा क्योंकि एमडी कैट में क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग। जिनमें से एक बात ये है, हमारे पास एनहाइड्रेट्स हैं, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड सिंपल है, किसी से रिएक्शन नहीं किया हुआ, हमारे पास एस्टर्स हैं, हमारे पास एमाइड्स हैं। अगर कोई पूछ ले आपको ए बी सी ऑप्शन दे के बताओ, ऑप्शन ए में हेलाइड लिख दे, ऑप्शन बी में एमाइड लिख दे, ऑप्शन सी में एस्टर लिख दे, पूछे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है या सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, तो हाउ वुड आई विल बी एबल टू आंसर दैट। बड़ा सिंपल है, वॉच दिस। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर याद कर लें। सबसे ज्यादा रिएक्टिव एसिड हेलाइड्स होते हैं, उसके बाद नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड है एज इट इज। अब हेलाइड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन बॉन्ड केमिस्ट्री में मैं नहीं जा रहा बिकॉज दैट इज इररेलेवेंट, लेकिन ये बहुत रेलेवेंट है, याद रखें। उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड्स हैं, फिर एस्टर्स हैं, और सबसे कम जो है वो एसिडमाइड्स रिएक्टिव होते हैं। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब जब आपको ये डाटा पता होगा तो आपसे कुछ भी पूछ ले आप विद इन 1 मिनट आंसर करेंगे। एंड दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दिस लेक्चर। अब हम बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ्स की, जिसका उसने एक सिंपल सा नाम लिया है। माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। अभी मैंने एक लाइन बोली थी लेक्चर में, पहली बात सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए कि उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ, कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। अच्छा क्या है, जैसे जैसे अल्काइल चेन बढ़ती जाती है, अल्काइल चेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होती है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने ज्यादा अटैच होंगे, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन इन द कार्बोक्सिलिक एसिड विल डिक्रीज एंड दैट विल हैव एन इफेक्ट ऑन ऑक्सीजन व्हिच इज नेगेटिव। उसके ऊपर इफेक्ट करेगी और एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। बिल्कुल इसके रिवर्स में चलें, हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लग जाएगा, स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप लग जाएगा, तो माय डियर स्टूडेंट जितना पावरफुल इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन की उतनी ज्यादा होगी, उसी तरह H पॉजिटिव आयन का चार्ज ज्यादा होगा, उसी तरह नेगेटिव ज्यादा होगी। क्लियर है? सो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है। इस एक्सप्लेनेशन को मैंने, चूंकि मुख्तलिफ अंदाज में एमडी कैट में पूछा जाता है, उसको मैंने डिफरेंट पैटर्न्स और लाइंस में फॉर यू पीपल एक्सप्लेन किया है। वॉच दिस। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज द एसिडिटी, जस्टिफाई कर दिया, याद हो गया, आपको पता लग गया, रीजनिंग दे दी। वाइस वर्सा में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज एसिडिटी। और ये थर्ड लाइन देखें, ये बड़ी खूबसूरत लाइन है, ये स्पेसिफिकली मैंने आप लोगों के लिए लिखी है क्योंकि एमडी कैट में जो क्वेश्चन आया मैंने हाईलाइट भी किया, अभी आपको पता लग जाएगा उसकी बेस पे, so that my student will get the complete information and be confident about answering the questions. Watch this. मेरे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी इंक्रीज करता है। अब लेट्स सपोज, देखो इसे, देखो ये मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाया हुआ है, मेरे पास 3 डिफरेंट केसेस हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं ना, पोजीशन चेंज है। ये मेरे पास ऑफ कोर्स 2 क्लोरो है, 3 क्लोरो है, 4 क्लोरो है, हमारे पास ये डिफरेंट पोजीशंस पे क्लोरो एटम क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा, फार्मूला तो वही है, सब्स्टिट्यूएंट भी वही है, क्लोरीन यानी हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती हैं। लेकिन इनमें से भी कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जितना करीब होगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वही एटम दूर हो जाएगा तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बहुत दूर हो जाएगा तो और कम हो जाएगी। क्लियर है? इस पॉइंट को याद रखना है। ये एमडी कैट का क्वेश्चन है जो एलैबोरेट किया गया आपके सामने, आपको पता होना चाहिए। यहां पे कोई भी ग्रुप लगा सकता है। अच्छा, पहली बात तो ये एक पैटर्न देखें, अगर तो इलेक्ट्रॉन एक्टिव ग्रुप ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो पहला पॉइंट तो ये कि जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक बनाएगा। इलेक्ट्रो विदड्रॉइंग ग्रुप है तो मिसाल देखें, फ्लोरोएसिटिक एसिड, क्लोरोब्रोमाइड। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे ज्यादा है जी, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है ना जी, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। सो दिस इज द ब्यूटीफुल ट्रेंड व्हिच विल टीच यू
about the effect of the electron withdrawing group on the acidity of the acids. क्लियर है? और यहाँ पे फिर आप एक और सीन दे सकते हैं जहां पे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. अच्छा, इसको रिवर्स लेके चलते हैं, इन एग्जांपल्स को रिवर्स चलते हैं. लेट्स सपोज मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देता हूं जो कि एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं, तो सेम प्रिंसिपल अप्लाई कीजिएगा. अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप करीब में है कार्बोक्सिलिक एसिड की तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी. जैसे जैसे दूर होगा इफेक्ट कम होता जाएगा. गॉट इट? इसी तरह अगर ज्यादा अटैच है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो ज्यादा वीक होगा एसिड. रिवर्स में चलते जाए ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के लिए एलैबोरेट किए गए हैं. फर्दर हमारे पास इस टॉपिक में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की बात की गई है, वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं. लिसन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स. अच्छा, पहले तो ये लाइन देखें ना जो मैंने आप लोगों के लिए लिखी है कि मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन द ऑर्गेनिक एसिड्स. HCl मिनरल एसिड है, HF, HBr, HI मिनरल एसिड्स है, ऑर्गेनिक नहीं है. तो मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन द ऑर्गेनिक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीकर देन द मिनरल एसिड्स. सिंपल सी बात हमें पता लग गया. फिर दूसरी बात, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं, अगर इसको कंपेयर करें फिनॉल के साथ तो मैंने कहा ना कि फिनॉल इज नॉट एसिड, इट इज एसिडिक इन नेचर. इसकी के वैल्यू आप जानते हैं 1.3 × 10⁻⁻10 होती है, जबकि एसिड्स की 10⁻⁻5 में होती है. के वैल्यू जितनी ज्यादा होती है एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है. तो 10⁻⁻5 10⁻�10 से ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक है. सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन फिनॉल्स. फिनॉल इज मोर स्ट्रॉन्गर देन वाटर ऑफ कोर्स, और वाटर्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन एल्कोहल्स. एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं मैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये इंफॉर्मेशन है जो कि सवालात में पूछा जाता है कि बताएं वाटर ज्यादा एसिडिक है कि अल्कोहल. तो आप कहेंगे ऑफ कोर्स वाटर, और अल्कोहल्स के बाद ईथर्स भी लिख सकते हैं आप. अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन ईथर्स. अच्छा, यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा. ये मैंने वाटर और अल्कोहल का रिलेशन लिखा है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता है. सिवाय मिथाइल अल्कोहल के, मिथाइल अल्कोहल जिसे हम मैथेनॉल भी कहते हैं, जिसे हम जीरोन भी कहते हैं, जिसे हम कार्बिनोल भी कहते हैं, मिथाइल अल्कोहल, उसकी एसिडिटी वाटर से ज्यादा होती है. बाकी तमाम अल्कोहल्स की एसिडिटी वाटर से कम होती है. तो ये भी आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन थी. अब हम कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं जो कि इस तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड डाटा है, सो दैट वी कैन गेट द कॉन्फिडेंस अबाउट द नॉलेज. वेल डियर स्टूडेंट्स, अभी आप अपने सामने क्वेश्चन देख रहे हैं. क्वेश्चन लिखा है कि इथाइल अल्कोहल एंड ब्यूटारिक एसिड्स आर कंडेंस्ड टू फॉर्म द एस्टर्स. एस्टरिफिकेशन की बात आ गई. अल्कोहल और एक एसिड मिलकर एस्टर बना रहे हैं जिनकी फ्रूटी स्मेल होती है. और मैंने कहा था एस्टर्स क्या आपको पता भी होना चाहिए, कौन सा फ्लेवर कौन से एसेंस की बात करता है, फार्मूला क्या होता है. इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 कहता है इथाइल ब्यूटारेट गिव्स. ये 2014 का एमडीकैट का क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको याद होगा, मेमोराइज होगा, तो आप आंसर करेंगे ना कि इथाइल ब्यूटारेट मेरे पास पाइनएप्पल का फ्लेवर होता है जो कि चार्ली ऑप्शन है. ये आपको तमाम फ्लेवर्स पता होना चाहिए. जैसे इथाइल ब्यूटारेट की बात कर दी, जैसे मैंने जैस्मिन की बात की थी, ऑरेंज की बात की थी, बनाना फ्लेवर की बात की, तो तमाम फ्लेवर जो आपकी बुक में ना कम से कम उनका पता होना चाहिए आपको. सो चार्ली ऑप्शन इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन अभी स्लाइड में आप देख रहे हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ. ये भी बात हुई, आपको पता होना चाहिए. एसिडिक स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट कहता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट से पहले लिखना है. फॉर द एथेनोइक एसिड, क्लोरोएथेनोइक एसिड एंड फिनॉल, दोनों रिलेशंस आ गए. फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ का भी, कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो भी है वो बहरहाल फिनॉल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जिसके साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. अगर इस रिलेशन को जो मैंने अभी डिबेट की थी सारी इसको ध्यान में रखें तो माय डियर स्टूडेंट्स इन तमाम ऑप्शंस में सबसे ज्यादा जो मेरे पास आंसर बन रहा है तो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर. क्लोरोएसिटिक एसिड, देन एसिटिक एसिड एंड देन फिनॉल. डेल्टा इज वेरी सिंपल आंसर. एक और क्वेश्चन आपके सामने है. Which of the reactions of the ethanoic acid is not nucleophilic substitution reaction mechanism? Reactions की बात की थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं. एमडीकैट का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अच्छा, नॉट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एस्टर फॉर्मेशन है ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इंफॉर्मेशन भी मिल गई. एसिड क्लोराइड भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं, हमने पढ़ा है अभी. इमाइड फॉर्मेशन में भी नेगेटिव इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय नेगेटिव इन H2. यस. Salt formation is not a nucleophilic substitution reaction mechanism. It's simple salt formation reaction, acid based reaction है. So delta is my answer, very simple and clear. एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये भी एमडीकैट का क्वेश्चन. आप इक्वेशन देख रहे हैं, इक्वेशन बनी हुई है CH3COOH plus PCl5.
अच्छा, यहां से आपको ये भी अंदाजा होगा कि जो रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखे हैं, आपको एक्सप्लेन किए हैं, वो भी किस तरह क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, तो यू विल बी एबल टू आंसर दैट। अब आपको बाय प्रोडक्ट्स के ऊपर भी फोकस करना है। आपको पता है PCl5 जब रिएक्शन करता है तो HCl बनता है, साथ में फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है, POCl3 बनता है, साथ में ऑफ कोर्स एसिटाइल क्लोराइड बनता है। सो इन ऑप्शंस में अगर मैं देखता हूं तो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। और ये कुछ प्रैक्टिस, एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इथाइल अल्कोहल प्लस एसिटिक एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एस्टैरिफिकेशन अल्कोहल एंड एसिड, उसकी बात करें आपके सामने है। क्वेश्चन करता है व्हाट विल बी द एग्जैक्ट प्रोडक्ट इन द अबव रिएक्शन। 2017 MDCAT का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको सही प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर तभी पता होगा ना जब आपको पता होगा जो मैंने बताया था कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड अल्कोहल्स में टूटेगा और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में टूटेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सो इसमें अगर आप आंसर कर सकते हैं तो मेरे पास इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, और एसिटिक एसिड है, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी इथाइल एसीटेट। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, और इसमें आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। वेल माय डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन आज के टॉपिक में हमने एमिनो एसिड्स को भी पढ़ना है। सो हम एमिनो एसिड्स की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे अमाइनो एसिड्स की। हमारा यूएचएस का MDCAT का टॉपिक 7 है। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात की, अब हम अमाइनो एसिड्स की बात करेंगे। अमाइनो एसिड्स में यूएचएस के टॉपिक में जो सिलेबस दिया गया है उसमें बात करेंगे कि अमाइनो एसिड्स हैं क्या, अमाइनो एसिड्स में अल्फा बीटा अमाइनो एसिड्स क्या होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड की बात करेंगे। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल चेन, न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है, उसकी बात करेंगे। ज्विटराइन की बात करेंगे, उसका स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करेंगे, और ज्विटराइन एसिडिक मीडियम में कैसा बिहेव करता है, बेसिक में कैसा बिहेव करता है, ये तमाम बातें, और डेफिनेटली वो तमाम अमाइनो एसिड्स जो हमारे सिलेबस में उनके स्ट्रक्चर्स के हवाले से भी हम डिस्कशन करेंगे। सो बढ़ते हैं अमाइनो एसिड्स के पॉइंट की तरफ। आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे मैंने डिफाइन किया सबसे पहले अमाइनो एसिड्स को। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग बोथ द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड द अमाइनो ग्रुप। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी हो और अमाइनो ग्रुप भी हो, दैट इज कॉल्ड एज द अमाइनो एसिड। अब हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में अमाइनो ग्रुप डिफरेंट पोजीशंस पे हो सकता है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में हमने जो बात करनी है सिर्फ अल्फा अमाइनो एसिड्स की बात करनी है। सो व्हाट आर अल्फा अमाइनो एसिड्स? वेरी सिंपल, वी नो दैट वो तमाम अमाइनो एसिड्स जिसमें अमाइनो ग्रुप अल्फा कार्बन पे मौजूद हो। व्हाट इज अल्फा कार्बन? अल्फा कार्बन वो कार्बन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच होता है, ठीक है, दैट इज अल्फा कार्बन। दूसरे लफ्जों में अमाइनो एसिड्स में अल्फा अमाइनो एसिड्स वो क्लास है, वो कंपाउंड्स हैं जिसमें एक ही कार्बन के साथ दोनों फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप लगा होता है। तो कुछ बातें जो कि MDCAT के क्वेश्चंस के हवाले से इंपॉर्टेंट है वो मैंने एलैबोरेट की, आप लोगों के सामने देख सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अल्फा अमाइनो एसिड्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सिर्फ अल्फा अमाइनो एसिड होता है, बीटा अमाइनो एसिड नहीं होता। बीटा कार्बन पे अल्फा अमाइनो एसिड होता है। अच्छा, फिर देखें इन अल्फा अमाइनो एसिड्स जो मैंने भी बोला, द अमाइनो एंड द कार्बोक्सिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन। ये MDCAT का क्वेश्चन था, कितनी सिंपल बात है, लेकिन उसके इसको मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछ लिया। सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग द एग्जैक्ट लाइन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट इनफ टू आंसर दैट। फिर अगली लाइन देखें, हमारे पास ओनली अल्फा अमाइनो एसिड्स फॉर्म ज्विटराइन, द ब्यूटीफुल लाइन। ज्विटराइन अभी मैं पढ़ाऊंगा, जर्मन वर्ड ज्विट से निकला जिसका मतलब है टू, डायपोलर या ज्विटराइन ये वो आइन है जो कि अल्फा अमाइनो एसिड्स ही बना सकते हैं और कोई अमाइनो एसिड्स नहीं बना सकता, क्योंकि अल्फा अमाइनो एसिड्स में ही इंटरनल शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन की पॉसिबिलिटी है। इंटरनल शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन मतलब टाटोमेरिज्म, जो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसमें टाटोमर्स बनते हैं, इंटरनल शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होती है, उसकी प्रॉपर्टी है। तो वो ज्विटराइन जो है सिर्फ अल्फा अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, दूसरे नहीं बनाते, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। अच्छा, अल्फा अमाइनो एसिड्स नॉर्मली अकल एज डायपोलर आइन या ज्विटराइन। ज्विटराइन या डायपोलर आइन का मतलब ये है, एक ही इसका जर्मन वर्ड में ज्विटराइन है और इंग्लिश में डायपोलर आइन बोल देते हैं, इसी को इंटरनल सॉल्ट भी बोलते हैं। अब वो है क्या? वॉच ऑन द व्हाइट बोर्ड, मैंने जनरल स्ट्रक्चर ड्रा किया। पहले तो अमाइनो एसिड का देखिए, मैं जस्टिफाई कर रहा हूं, ये कार्बन है, ये कार्बन COOH फंक्शनल ग्रुप, ये एसिडिक ग्रुप अटैच है, और ये अमाइनो बेसिक ग्रुप अटैच है, और ये कार्बन अल्फा कार्बन है। ये मैं स्टार अल्फा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इसको मैं बताता हूं भी ये क्या है आप लोगों के लिए। बहरहाल दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ऑफ कोर्स
रिएक्टिविटी ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। ये एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो COOH है। ये इसके साथ जो कार्बन अटैच है दैट इज अल्फा कार्बन, और अल्फा के ऊपर अमाइनो ग्रुप अटैच है, दिस इज अल्फा अमाइनो एसिड। वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। अच्छा, एक बात यहां पे देखें कि ये जो कार्बन है जिसको मैंने स्टार से रिप्रेजेंट किया है, ये कायरल कार्बन है। व्हाट डू यू मीन बाय कायरल कार्बन? ऐसा कार्बन जिसके 4 बॉन्ड्स मुख्तलिफ ग्रुप्स या एटम्स के साथ अटैच होते हैं। ऐसा कार्बन जिसके 4 बॉन्ड्स मुख्तलिफ ग्रुप्स या एटम्स के साथ अटैच होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव होता है। कायरल कार्बन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म की केमिस्ट्री जो कि डिस्कस की जा चुकी है। क्लियर है? सो ये ज़हन में रखिएगा, ये पॉइंट्स ये कायरलिटी के साथ एसोसिएटेड है। बहरहाल टाटोमेरिज्म की बात कर रहा हूं, इंटरनल शिफ्टिंग को प्रोटॉन हो रही है, ये दोनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। हमारा इंटरनल शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन H यहां से रिलीज हुआ, बेस ने उसे लॉन पेयर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरे पास ये जो स्ट्रक्चर बना है दिस इज द ज्विटराइन, देखिए मैंने लिख दिया है। तो मैंने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर भी और ज्विटराइन का स्ट्रक्चर भी दोनों एलैबोरेट कर दिए हैं, और ये दोनों एक दूसरे के टाटोमर्स। इंटरनल शिफ्टिंग ऑफ द प्रोटॉन से सामने आ रहा है। देखें, ये देखें, अब इसके ऊपर एक नेगेटिव आयन है और इसके ऊपर पॉजिटिव आयन है। ये डुअल आयन है, ये डायपोलर आयन है, एक ही मॉलिक्यूल में 2 डिफरेंट आयन्स एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, कायरलिटी मैंने डिस्कस कर दी। उसके अलावा ये पॉइंट कायरलिटी से एसोसिएटेड है कि ग्लाइसिन द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज द ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में क्या होता है कि इस आर की जगह भी H लगा होता है। स्ट्रक्चर आपको पता है, आपने याद करना है, आपकी बुक में बना हुआ है। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन होता है। अब उसमें चूंकि 2 H सेम आ जाते हैं तो उसका कार्बन कायरल नहीं होता। ग्लाइसिन के अंदर कायरल कार्बन नहीं होता, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, स्वीट इन टेस्ट है। ये उससे रिलेटेड MCQs बोल रहा हूं, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, हाँ वो डायपोलर आयन तो बनाएगा। तो ये बातें आप अपने ज़हन में याद रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं वहां पे क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अमाइनो एसिड्स की बात कर रहे हैं, मैंने ज्विटराइन को एक्सप्लेन किया, मैंने टॉटोमेरिज्म की बात की। सिंपल इंफॉर्मेशन, यू नो दैट अमाइनो एसिड्स में अल्फा अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज बोली और उनसे रिलेटेड MCQs बोले। अब आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने कुछ टाइप्स लिखी हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आप जानते हैं वो होते हैं जो बॉडी कैन नॉट प्रिपेयर, बॉडी को हर सूरत में इनटेक चाहिए होती है उनकी। आपको पता है ना, देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स इन द बॉडी एंड डेफिनेटली 20 अमाइनो एसिड्स होंगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस का बेसिक प्रीकर्सर है अमाइनो एसिड्स, मोनोमर्स हैं। अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रोटीन्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट, द प्राइम इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, सो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो बॉडी नहीं बना सकती, और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऑफ कोर्स बॉडी कैन प्रिपेयर बाय इटसेल्फ। जरूरी नहीं है इनटेक, बॉडी खुद ही बना लेती है। देयर आर टोटल 20 अमाइनो एसिड्स, जिसमें से 10 एसेंशियल है और 10 नॉन एसेंशियल है। जनरल इंफॉर्मेशन है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अल्काइल चेन, जो साइड चेन होती है। अल्काइल चेन कह दूं या साइड चेन कह दूं, अल्काइल में तो डेफिनेटली R चेन आ जाती है। अब इस आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, जिसको मैंने एलैबोरेट किया है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक बात ज़हन नशीन कर लें कि आपने वो टेबल याद करना है। आपको उन टेबल में मौजूद, उस टेबल में मौजूद जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनका स्ट्रक्चर लाजमी पता होना चाहिए, उनकी नेचर लाजमी पता, मैंने लिखा भी आप लोगों के लिए, वो पता होना चाहिए। और ये रीजन जो है उसको मैं जस्टिफाई कर रहा हूं। देखें, मेरे पास अगर अल्काइल चेन, जैसे मैंने अमाइनो एसिड का ये स्ट्रक्चर बनाया, लेट्स सपोज अल्काइल चेन की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर वो सिंपल अल्काइल चेन है, सिंपल हाइड्रोकार्बन की चेन है, कोई अमाइनो ग्रुप, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं लगा हुआ, अच्छा, तो इसको नॉन पोलर चेन लगी है, तो दे आर कॉल्ड एज द न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। क्लियर है? पोलैरिटी एंड द नॉन पोलैरिटी की बेस को भी इसी में एक्सप्लेन कर देते हैं, आपकी जस्टिफिकेशन हो जाती है। सो अगर मैं न्यूट्रल एसिड को बेसिक की बात करता हूं तो पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी को साथ लेके चलते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब जैसे कि आपके पास उसमें पहले 4 अमाइनो एसिड जो आपकी बुक में टेबल में मौजूद हैं, ग्लाइसिन, अलानिन, वेलिन एंड प्रोलिन, ये आपके सामने मौजूद है। अच्छा, उसके बाद एसिडिक अमाइनो एसिड। अगर मेरे पास जो अल्काइल चेन है उसमें
कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ज्यादा लगा हुआ है या एसिडिक नेचर कोई भी ग्रुप जैसे फिनोलिक ग्रुप लगा हुआ है तो दे अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड एज द एसिडिक अमाइनो एसिड। पता है क्यों एसिडिक? इसलिए कि अगर बाकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहां पे तुम्हारे पास ये ग्रुप्स लगे हुए हैं ना, COOH है, बराबर है, बैलेंस है, न्यूट्रल है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप है, दोनों अल्फा कार्बन पे मौजूद है, एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर रहे हैं, इंटरनल सॉल्ट बना रहे हैं। बट अगर अल्काइल चेन के ऊपर कोई ऐसा यूनिट आ जाए जिसमें एसिडिक ग्रुप ज्यादा है तो दैट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज एसिडिक अमाइनो एसिड। जैसे आपकी बुक में मौजूद है, मैंने नाम लिख दिया, स्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड मौजूद है, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए, स्ट्रक्चर्स लाजमी याद होने चाहिए, ठीक है। फिर इसके अलावा सिंपल बिल्कुल उसी तरह अमाइनो ग्रुप्स, अगर तो अल्काइल चेन ऐसी है कि जिसमें अमाइनो ग्रुप यानी बेसिक ग्रुप ज्यादा है तो डेफिनेटली दैट टाइप ऑफ द अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज बेसिक अमाइनो एसिड। तो साइड चेन की बेसिस के ऊपर न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं। हिस्टीडीन और लाइसिन एग्जांपल है। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू स्ट्रक्चर याद होने चाहिए, ठीक है, ओके। अब हम ज्विटराइन के हवाले से एमडी कैट में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसकी पूरी केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करते हैं ना सिंपलेस्ट वे। वॉच ऑन द बोर्ड। ज्विटराइन है, ज्विटराइन बन चुका है। हमने अभी बोला कि अल्फा अमाइनो एसिड्स जो हैं वो नॉर्मली एक्वस सॉल्यूशन में डायपोलर आयन या ज्विटराइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर एक अल्फा अमाइनो एसिड्स को आपने सॉल्यूशन में वाटर में ड्रॉप कर दिया है तो वो डायपोलर आयन की फॉर्म में स्टेबल होगा, ठीक है। अब उस एक्वस सॉल्यूशन में जिसमें अल्फा अमाइनो एसिड है मैं एसिड ड्रॉप कर देता हूं, एसिड ड्रॉप कर देता हूं तो वो एज अ बेस बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास दोनों यूनिट्स मौजूद हैं। अगर उसमें मैं बेस ड्रॉप कर देता हूं तो एज एन एसिडिक बिहेव करेगा, एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अब जो एमडी कैट में क्वेश्चन आता है इतना सिंपल नहीं आता। क्वेश्चन क्या करता है, कहता है मैंने एसिड ड्रॉप किया, बताओ एसिडिक नेचर किसकी, बेसिक नेचर अमाइनो एसिड में किसकी वजह से है। अब नॉर्मली हमारे ज़हन में, जरा इमेजिन करें, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, हमारे ज़हन में अमाइनो एसिड आता है, ज्विटराइन नहीं आता। अगर वो बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में तो फौरन ज्विटराइन ज़हन में आना चाहिए, नॉर्मल अमाइनो एसिड नहीं आना चाहिए। अगर सॉल्यूशन में बात करता है तो भाई ज्विटराइन, ज्विटराइन में COO नेगेटिव है, NH3 पॉजिटिव है, ठीक हो गया। मैं इसे ड्रॉप करूंगा, एनी स्पीशीज विच एक्सेप्ट प्रोटॉन दैट इज बेस, यस। तो मैं H पॉजिटिव एंड ड्रॉप करूंगा तो COO नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड ड्रॉप करूंगा तो COO नेगेटिव इसको एक्सेप्ट करेगा। और अगर एमडी कैट में क्वेश्चन आया, जो आता है, जो आया हुआ है कि ज्विटराइन में एसिडिक मीडिया, अगर एसिडिक मीडिया में इसको ड्रॉप करते हैं या एसिड को उसमें ड्रॉप करते हैं तो बेसिक प्रॉपर्टीज शोन बाय विच ग्रुप, तो आपने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहना है कि इसमें COO नेगेटिव ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, सो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बिकॉज ऑफ दिस COO नेगेटिव आयन। क्लियर हो गया? बिल्कुल इसी तरह बेसिक मीडियम में क्या होता है, नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं, देखते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ज्विटराइन इन बेसिक मीडियम आपके सामने है, बिल्कुल उसी केमिस्ट्री को ज़हन में रखें। अब मैंने बेस ड्रॉप की है, ज्विटराइन बना हुआ है। अब एनी स्पीशीज विच डोनेट प्रोटॉन दैट इज एसिड ना, यस। अब देखें कि यहाँ पे कौन प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, NH3 पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास एक एक्सेसिव प्रोटॉन मौजूद है तो ये डोनेट करके उसका वाटर बना देगा। सो क्वेश्चन आ जाता है एसिडिक कैरेक्टर इज ड्यू टू द NH3 पॉजिटिव आयन। अगर आपसे सवाल पूछ ले तो आप इन चीजों को आंसर करेंगे। मैं बार बार बता रहा हूं, अमाइनो एसिड्स को हमने पढ़ा है, अमाइनो एसिड्स की टाइप्स को पढ़ा है, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी है, अल्काइल चेन की बेसिस पर पढ़ी है, एसेंशियल क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल क्या होते हैं, ज्विटराइन क्या होता है, ज्विटराइन एसिडिक मीडियम में कैसे बिहेव करता है, बेसिक मीडियम में कैसे बिहेव करता है, ये सारी बातें रिवाइज की और इससे रिलेटेड MCQs की भी प्रैक्टिस भी करूंगा। अब बात करते हैं जो आपके एमडी कैट के सिलेबस में उसने कहा पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, और ये इससे रिलेटेड सारी बातें। वॉच ऑन द बोर्ड। हमारे पास डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आपस में कंडेंस होते हैं। एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, दूसरे का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप आपस में मिलते हैं, वाटर एलिमिनेट होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर्स बनाते हैं और इस टाइप की पॉलीमराइजेशन को कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जैसे मैंने शो किया है, देखिए मैंने बिल फर्ज आप लोगों नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं लेकिन मैं सिर्फ 2 अमाइनो एसिड्स शो किए हैं। कोई भी अल्काइल चेन लगा दो, कुछ भी हो सकता है, ग्लाइसिन हो सकता है, एलानिन हो सकता है, वेलिन हो सकता है, प्रोलिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एसिडिक बेसिक हो सकता है, कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है। और उनकी रिप्रेजेंटेशन उनके नामों में, अगर ग्लाइसिन और एलानिन आपस में मिल रहे हैं तो उसको बोलते हैं ग्लाइएला, पहले 3 वर्ड्स में। ये बेसिक्स बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो मैं रिवाइज कर रहा हूं। अच्छा, मिलते कैसे हैं? खूबसूरत बात कि यहां पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप होता है और अमाइनो का H। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, अमाइनो का H दोनों मिलकर वाटर की फॉर्म में रिलीज हो जाता है और ये बॉन्ड बनता है
सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, इनऑर्गेनिक लैंग्वेज में इसको इमाइड बॉन्ड बोलते हैं। दोनों सेम होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइनो ग्रुप के कॉम्बिनेशन से ये जो सी डबल बॉन्ड ओ एन एच स्ट्रक्चर बनता है, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, अब जब हम अमीनो एसिड्स मिलते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, दे आर गोइंग टू कंबाइन द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस फॉर्मिंग थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोटीन्स। यस वी नो दैट। अब अगर मेरे पास बेसिक्स इंफॉर्मेशन एमडी कैट के क्वेश्चन में एलाबोरेट कर रहा हूं, मेरे पास अगर 3 अमीनो एसिड्स मिले हैं और 3 अमीनो एसिड्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो उसे पता क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्राइपेप्टाइड। ठीक है, ट्राइपेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड्स हैं? 3। और लिंकेजेस कितनी होंगी पेप्टाइड? 2। जितने अमीनो एसिड्स होंगे उसमें से -1 कर देंगे तो वो बॉन्ड होंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स जैसे मैंने लिखा पेंटापेप्टाइड कंटेन, इसमें कितने अमीनो एसिड्स हैं? 5 अमीनो एसिड्स हैं। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने हैं? 4 बॉन्ड्स हैं। गॉट इट। सो बेसिक केमिस्ट्री, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, मॉडिफाई करके पूछेगा। एमडी कैट में सवाल पूछे गए कि हेक्सापेप्टाइड कंटेन अमीनो एसिड्स 6, हेक्सापेप्टाइड कंटेन पेप्टाइड बॉन्ड्स 5। क्लियर है? तो इन तमाम बातों को याद रखिएगा। फिर फर्दर अगर हमारे पास अमीनो एसिड्स मिलते जाते हैं, डाइपेप्टाइड, ट्राई, पेंटा, जनरली स्पीकिंग पॉलीपेप्टाइड, मैनी पेप्टाइड्स। ठीक है, अगर तो पॉलीपेप्टाइड का मैस अप टू 10,000 है, उसको पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। लेकिन अगर उसका मैस मोर देन 10,000 हो जाता है तो फिर इसको प्रोटीन कहेंगे। सो यहां से हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन इज द बिगर मॉलिक्यूल। ठीक है ना? तो इन तमाम चीजों को याद रखिए। अब हम कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं अमीनो एसिड्स के हवाले से, एमडी कैट के जो भी टॉपिक्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। वॉच ऑन द बोर्ड। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं, स्लाइड आपके सामने है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स? अभी बोला था और ये मैंने बताया भी है कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लाइसिन मेरा आंसर है, डेल्टा ऑप्शन। ग्लाइसिन स्वीट इन टेस्ट होता है, ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ग्लाइसिन में कायरल कार्बन नहीं होता, ग्लाइसिन, और सारी बात है ये वो पूछ रहा है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। सारी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर चुका है, इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो ये उसके बारे में सारी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं, which one of the following is the structural formula of the proline? My dear students, you are observing कि ये जो मैंने स्लाइड्स शेयर की हैं ये दोनों एमसीक्यूज एमडी कैट में पूछे जा चुके हैं। दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और ये क्वेश्चन आपके सामने प्लेस करने का मकसद भी ये है कि आपको अंदाजा हो जाए कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह आता है। तो मैंने कहा था ना, स्ट्रक्चर याद होना चाहिए आपको डिफरेंट अमीनो एसिड्स का, उसने पूछ लिया है। तो प्रोलीन का स्ट्रक्चर अगर मैं गौर से देखता हूँ तो मेरे पास बड़ा क्लियर आंसर है, दैट इज द बीटा ऑप्शन। पेंटाकॉर्नर रिंग होता है उसके साथ, जिसमें एक NH लगा होता है। और एक और बात नोटिफाई कर लें, अगर नाइट्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है, किसी एक कार्बन से अटैच है, तो दैट इज प्राइमरी अमीन। अगर 2 से है तो सेकेंडरी। गॉट इट? तो ये भी याद रखना है आपने। बहरहाल बीटा ऑप्शन मेरा आंसर है, जो कि उसने स्ट्रक्चर पूछा था। एक और क्वेश्चन आपके सामने 2014 एमडी कैट का प्लेस किया गया। यू कैन सी दैट द स्ट्रक्चर शॉन बिलो रिप्रेजेंट्स। अब उसने देखें दोबारा स्ट्रक्चर पूछ लिया है, तो मुझे पता है अगर मैंने स्ट्रक्चर याद किया, वाज़ेह तौर पे एक बेसिक अमीनो एसिड है और ये हिस्टीडीन का स्ट्रक्चर है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, आप तभी आंसर कर सकेंगे। सो ऑप्शन बीटा इज माय आंसर, इट्स वेरी सिंपल इन फ्रंट ऑफ यू। और उसके बाद आपके सामने एक और क्वेश्चन है जो कि क्लासिफिकेशन पे बेस कर रहा है, आप देख सकते हैं। द नेचर ऑफ द लाइसिन अमीनो एसिड इज, मैंने बताया था कि हमारे पास हिस्टीडीन और लाइसिन या बेसिक अमीनो एसिड, और लाइसिन का स्ट्रक्चर भी आपको आना चाहिए। ठीक है, सो आप देख रहे हैं कि वो जो अमीनो एसिड का एक टेबल है उसी से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आ गए हैं। अभी कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने एक और क्वेश्चन मैंने प्लेस किया है, एमडी कैट 2015 का पेपर, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपके सामने है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर शोज द करेक्ट फार्मूला ऑफ एस्पार्टिक एसिड? एग्जैक्टली। अब आपके सामने पूरे टेबल की मैंने रिवीजन कर दी है। आपको तमाम अमीनो एसिड जो आपकी किताब में उसका लाजमी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ, वो जो वर्डिक्ट मैंने बोला था उसको प्रूफ करने के लिए मैंने आपके प्रीवियस पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस प्लेस किए हैं। गॉट इट? सो अब आप एस्पार्टिक एसिड को बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे पास उसमें 1 2 3 और 4 यूनिट्स होते हैं। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अल्फा पोजीशन पे अमाइन होता है। बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड क्लियर। अच्छा, इसने बीटा को थोड़ा टिल्ट किया, आपने बड़ा ब्रिलियंटली आंसर करना है, गौर से देख के आंसर करना है। सो बीटा इज माय ऑप्शन आंसर। वेल डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपके सामने प्लेस करता हूं। व्हेन एन अल्कली इज एडेड टू एन अल्फा, अल्कली यानी बेस इज एडेड टू एन अल्फा अमीनो एसिड,
in aqueous solution proton is released and therefore the acidic character is due to। बताएं जी एसिडिक करैक्टर किसकी वजह से होता है, मैंने अभी इसको जस्टिफाई किया था। एसिडिक करैक्टर ज्विटर आयन में कौन H पॉजिटिव आयन देता है, उसकी वजह से होता है ना। कौन H पॉजिटिव आयन देता है, NH3 पॉजिटिव देता है। अब आप में वो बेस का कॉन्सेप्ट NH2 नहीं है, ये NH3 है। तो ब्रिलियंटली आंसर करना है, अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइनो एसिड से एसोसिएटेड हर वो डिटेल जो कि एमडी कैट के पेपर में पूछी जाती है उसको डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर में की गई तमाम बातें और प्लेस किए गए तमाम निहायत अहम एमसीक्यूज को आप अपने जहन में रखेंगे, उसकी बेस पे अपनी अच्छी तैयारी करेंगे और आपका पेपर बेहतरीन होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।